बच्चों, आज हम भूगोल का अध्याय तीसरा अपवाह स्वरूप चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसका थ्योरी जानेंगे। फिलहाल अपवाह स्वरूप का मतलब क्या होता है? अफवाह का मतलब ये कि मान लो किसी के बारे में अफवाह उड़ गया, ये ऐसा नहीं होता है। अफवाह का यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, किसी नदी का क्या होता है या नाली का क्या होता है, बहाव होता है, ठीक ना। अपवाह का अर्थ क्या है? तो सबसे पहला हमने स्टार मार की थ्योरी बनाए, अपवाह का अर्थ क्या होता है। तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। मतलब कि एक क्षेत्र में, जैसे कोई भी क्षेत्र हो जिसमें नदी का जो समूह है उसकी क्या करता है, अपवाह शब्द क्या करता है, इसकी व्याख्या करता है। या नहीं तो जल को नदियों एवं नालों के रूप में बहना अपवाह कहलाता है। अब देखो, भारत में तो बहुत प्रकार की नदियां होती है, तो इसमें से सभी नदियों को एक जगह दो भागों में बांट दिया गया। भारत में अपवाह तंत्र कितने हैं? तो कितने तंत्र हैं? तो दो तंत्र है। भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, हिमालय नदियाँ, और दूसरा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज हम सबसे पहले किसकी बारे चर्चा करेंगे, हिमालय नदियाँ के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हिमालय नदियों की विशेषता क्या क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। हिमालय के अधिकतर नदियाँ 12 मासी होता है। 12 मासी का मतलब जिसमें 12 महीना पानी हो, ठीक ना। क्योंकि यह बारिश के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम से प्राप्त होता है। यानी कि इसमें तो कोई बारिश हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, पर्वत हमेशा पिघलते रहता है, उससे इससे पानी प्राप्त होता है, इसीलिए हमेशा इसमें पानी होता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ाएंगे तो इसमें ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बारिश पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या लिखे हैं हम सी में, हिमालय की दो नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय के ऊपरी भाग से निकलती है। ये क्या होता है, कहाँ से निकलती है, इसका जो उद्गम स्थान का है हिमालय सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, उसका उद्गम स्थल क्या, उत्तरी भाग है, हिमालय के उत्तरी भाग है। नेक्स्ट हम क्या लिखे पॉइंट में, ये नदियां पर्वतों को काटकर गर्ज का निर्माण किया है। गर्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। अगर कोई नदी का उद्गम स्थान यहाँ पे है और यहाँ से ये नदी क्या हुआ, बहना स्टार्ट हुआ, ये धीरे धीरे तक तो सीधा रहेगा कुछ दूर, लेकिन उसके बाद इसका आकार कुछ इस प्रकार से ढांचा बना देगा ना। यानी कि इस प्रकार जो पत्थरों को काट कर जो ढांचा बना देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गर्ज बोलते हैं, ठीक ना। इसी बीच में दो झील का निर्माण किया गया है। ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में क्या चाहिए, बालू को बहाकर भी क्या करती है, लाती है। और ये बालू से जो मिट्टी प्राप्त होता है वो बहुत उपजाऊ भी होता है। ये मध्य एवं निचले भाग में विसर्ग एवं गोखुर झील, यानी दो झील का जो निर्माण किया, यहाँ पे ही क्या होता है, इसके बीच वाले भाग में दो झील का निर्माण हुआ है। अंत में ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। फिलहाल देखो इसका फिगर दिखा देते हैं तुम सबको समझाने के लिए। गर्ज देखो, इस यहाँ पे तो पूरा नजर ही नहीं आ रहा है, दूसरा बुक है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, यानी कि ये मौसम के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। ये मौसम पर भी असर डालता है इसलिए नदियां, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, इसमें हमेशा पानी नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसा समय होता है इसमें पानी होता है। नेक्स्ट क्या है, इनका बहाव बारिश पर निर्भर करता है। ये अगर बारिश होगा तब ये इसमें बहाव होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, इसकी लंबाई हिमालय नदियों की तुलना में बहुत कम होती है। नदी इसीलिए कम होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, बहाव होता है ना, जो भी नदी होगा तो ऐसे होगा, इसका चौड़ाई भले ही ज्यादा हो सकता है, लेकिन लंबाई इसका क्या हो जाएगा, कम होगा। ये नदियाँ पश्चिम की ओर बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे हिमालय नदियों के, फिर वही हिमालय के बारे में जानते हैं। हिमालय नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती है, इसकी विशेषता क्या है। तो हिमालय नदियों के अंतर्गत बहुत सारे, जैसे सिंधु, गंगा, सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की विशेषता। तो सिंधु नदी की विशेषता क्या होती है, देखो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आ जाएगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है या उसका उद्गम स्थल क्या है, तो कहाँ से होता है, ये मानसरोवर के तिब्बत झील से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या जानेंगे, सिंधु नदी पश्चिम की तरफ बहती, यह नदियां जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख से भारत आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंधु नदियां बालूचिस्तान तथा से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है।
ये अटक में क्या होती है, लास्ट में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखे, सिंधु नदी की लंबाई लगभग कितना होता है, 3900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है, सिंधु नदियाँ के सहायक नदियाँ, सहायक का मतलब क्या, मान लो इसके बहने के दौरान कौन कौन सी ऐसे नदियाँ हैं जो आपस में इससे मिलती रहती है रास्ते में। जैसे मान लो अगर यहाँ से नदी बहा के रास्ते में कौन कौन सा नदी इससे मिलेगा, ठीक है ना। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो गई, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, दूसरा है व्यास, दूसरा है राप्ती, चेनाब और झेलम। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यह नदियाँ अंत में कराची से पूर्व की और अरब सागर में जाके क्या होती है, मिल जाती है। सिंधु नदी के बाद हम आप गंगा नदी की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो लगभग 2500 किलोमीटर से क्या है ज्यादा। अगर माना जाए कि इसकी कुल लंबाई पूछा जाता है तो 2525 किलोमीटर होता है। यहाँ पर लगभग पूछा है इसलिए हम 2500 किलोमीटर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में इससे मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भाग छोड़कर मैदान में आती है। यहाँ भी पर्वत को छोड़कर क्या आ जाती है, एक फील्ड यानी कि मैदान में आ जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ गंगा में आकर मिलती है। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ एक साथ निकलती है जो बाद में कहाँ के मिलती है, तो गंगा में। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली कुछ नदी का नाम, यमुना हो गया, गंडक, कोसी और घाघरा। अब यमुना की बात करेंगे तो यमुना नदी की क्या विशेषता है, तो यह गंगा के दाहिने किनारे में बहती है। दूसरी इसकी विशेषता है यह इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट हम घाघरा की बात करेंगे तो घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों नदी के एक साथ की विशेषता की चर्चा करेंगे। तो यह सभी नेपाल हिमालय से निकलती है। अगर कोई पूछ दे कि घाघरा, गंडक तथा कोसी का इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो नेपाल के हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि यह वह नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, यानी कि ये जो है घाघरा, गंडक तथा कोसी, ये जो भी अपने साथ बहाकर मिट्टी लाती है वो बड़ा ही क्या हो जाता है, उपजाऊ होता है। पश्चिमा पॉइंट हम जानेंगे, गंगा नदी पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और दो भागों में बट जाती है। फरक्का तक तो एक साथ बहती है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, दो भागों में बट जाती है। भागीरथी या दूसरा क्या हो जाता है, हुगली, जो बाद में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा बंगाल देश प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिल जाती है। जो ही इसमें क्या होता है, मुख्य धारा बंगाल में प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी और उसी वक्त क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें भी मिल जाती है। लास्ट में ब्रह्मपुत्र भी गंगा में क्या होती है, मिल जाती है। 7वां पॉइंट जगह नहीं था, यहाँ लीजिए। अंत में गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र से मिलने से पहले मेघना नाम से जाना जाता है। अब बताओ किस समय किस नाम से जाना जाता है गंगा, तो ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलने से पहले जो रास्ता में होता है उस समय में क्या हो जाता है, ये मेघना नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कोई पूछ सकता है। और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, ये नूला नदी मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। स्टार्ट। क्योंकि यहाँ तक थ्योरी ने समाप्त हुआ है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट दिन बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ही लाइक करें।